जब पूंजीपतियों को जरूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए तो रोजगार बढ़े, लेकिन तेज गति से चलने वाली मशीनों ने मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाते जाना शुरू किया और धीरे धीरे आज की स्थिति में रोजगार बहुत कम हुआ है। एक समय था मजदूरों ने लड़ करके, क्योंकि उनकी संख्या और संगठन मजबूत था, बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए, उनके हित में कानून बने। लेकिन आज स्थिति है कि उन कानूनों को खत्म करके समेट करके 4 संहिताओं में ये सरकार ले आई है। हायर एंड फायर की नीति लागू हुई है। पहले जो सुरक्षा थी कि अगर किसी श्रमिक को निकाला जाता है तो उसको कुछ शर्तें थी निकाले जाने की, उनको पूरी करना जरूरी होगा। अगर समूह में लोगों की छटनी होती है तो श्रम विभाग से उसका परमिशन लेना पड़ेगा। वो सारी चीजें खत्म हो, एक नई चीज शुरू हुई है आउटसोर्सिंग और संविदा की। संविदा का कानून कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 में बना और वो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको लाया गया कि ऐसे श्रमिक जो कि अस्थायी काम पर लिए जाएं तो उनका भी कुछ हक बनता है और उनका शोषण न हो। लेकिन वही कानून आज शोषण का एक जरिया बन गया है। उसी के द्वारा लंबे पैमाने पर लोगों का शोषण हो रहा है, जबकि स्थायी पकड़ के काम पर कोई भी अस्थायी मजदूर नहीं रखा जाना चाहिए, ठेके पर नहीं रखा जाना चाहिए, आउटसोर्सिंग से नहीं रखा। हमने कानपुर में ठेका श्रमिकों को संगठित करके 8 मिलों में वो लड़ाई लड़ी और 3 मिलों के लोग जो हमारे साथ थे परमानेंट हुए। लेकिन उसके बाद एनटीसी और बीआईसी की कानपुर की मिलें बंद हुई और उसका भी कारण ये था कि मानचेस्टर को टक्कर देने वाला उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर का सूती उद्योग वो खड़क रहा था साम्राज्यवादियों की आंखों में, और उसको बंद करने के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का विश्व बैंक से बीआरएस बांटने के लिए व्यवस्था की। तो वो एक कारण था। मनमोहन सिंह ने मिलों को चलाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, तो साफ तौर पर उनको रोका गया कि ये मिलों के चलाने में पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से सूती मिलों के मजदूरों को बर्बाद किया गया। दूसरी तरफ एजुकेशन के क्षेत्र में नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो अत्यंत खतरनाक है। निजीकरण की आंधी उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। रोजगार शून्य की ओर बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। हर चीज पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है, वो आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से लड़ना है। जो मांगे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और जो भी संघर्ष होगा हम आपके साथ हैं। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आप जानते हैं कि योगी जी अभी एक बात की घोषणा कर रहे हैं और मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं गोरखपुर के आंदोलन को, कि उस आंदोलन ने जो आवेग पैदा किया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 करोड़ जो दलित और आदिवासी हैं उनको जमीन का पट्टा देंगे, और उन्होंने कहा कि 74 लाख लोगों को हमने जमीन के पट्टा दे दिया। मैं आप सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पट्टा मिला है नया? नहीं, वो तो कह रहे हैं अभी हम दे रहे हैं। तो दिसंबर
सपने के बाद कोई पत्ता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों गरीबों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। विस्तार से इस पे बात रखने के लिए अम्बेडकर जन मोर्चा के जो संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला जी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपने आंदोलन के बारे में, जमीन के सवाल के बारे में अपनी बात रखें। साथियों, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सीतापुर के साथी रात से ही आए हुए हैं, लेकिन अब ये सम्मेलन हमारी समाप्ति की ओर है। 2-3 वक्ता और हैं, उसके बाद सम्मेलन खत्म किया जाएगा और भोजन रखना है। लोग साथी लोग भोजन करेंगे, तो बीच में अगर हम भोजन के लिए ब्रेक करते हैं तो एक डिस्टर्बेंस आधे घंटे के लिए हो जाएगा। तो मैं श्रवण कुमार निराला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात करें। साथियों, यूपी एजेंडा 2023-24 के संदर्भ में आज के महत्वपूर्ण ये सम्मेलन आयोजित है और आज इस सम्मेलन में मंच पर आसीन है हम सबके आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय लड्डू प्रसाद साहब, पूर्व आईजी सामाजिक कार्यकर्ता जिनको देश जानता है आदरणीय एस.आर. दारापुरी जी, अभी मंच पे आपने जिनको सुना देश के जाने माने विद्वान डॉक्टर अलख निरंजन साहब, अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी, सम्मानित संचालक बड़े भाई दिनकर जी, और मंच पर हमारे और भी विद्वान साथी मौजूद हैं और सामने बहुत सारे जिम्मेदार साथी हमारी माताएं बहनें भी मौजूद हैं। सम्मेलन में बहुत सारी बातें आई, हमारे साथियों ने भी बड़ी बात गंभीरता से कही। हमें मालूम है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सब आंदोलनकारी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब लोग नेतृत्व करता है। ये कोई आम जनता का सम्मेलन नहीं है, बल्कि अपने अपने स्तर पर अपने अपने इलाकों में जो लोग लोगों की अगुवाई करते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोगों में जागृति पैदा करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने अपने क्षेत्रों के काबिल लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक यूपी एजेंडे का सवाल है, जो एजेंडा तय किया गया है वो आपके सामने है। उन एजेंडों में जहाँ शिक्षा का सवाल है, जहाँ रोजगार का सवाल है, वहीं जमीन का एक बड़ा सवाल भी आपके सामने रखा गया है कि जमीन के लिए हमारे देश में किस तरह से बेईमानी हुई और आगे हमें न्याय कैसे दिलाना है, हमें इस पर बात करना है और बहुत साफ साफ बात करना पड़ेगा, क्लियर कट बात करना पड़ेगा। कोई बात गोल मोल नहीं करना, कोई बात घुमा के नहीं करना, और कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा को तब हम जीत सकते हैं जब उस लड़ाई में हम बड़ी संख्या में मजबूती के साथ आम जनता को जोड़ पाए। जिस मुद्दे के साथ हम आम जनता को जोड़ पाएंगे, उसी मुद्दे को हम कामयाबी बना पाएंगे। आप सभी जानते हैं, सभी विद्वान लोग बैठे हैं, सभी काबिल लोग बैठे हैं। आजादी के 75 साल से ज्यादा देश को आजाद हुआ। बहुत सिंपल सी बात है कि देश आजाद हुआ, भारत में लोकतंत्र कायम हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ और भारत के अंदर से राजशाही व्यवस्था खत्म किया गया, लोकतंत्र स्थापित किया गया। लेकिन आज भी हमारे देश में कहने के लिए बातें शब्दों में है कि हम लोकतंत्र
में जी रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि आज भी राजशाही खत्म नहीं हो पाया। वोट का अधिकार तो हमें मिल गया, वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। एक वोट अमीर का, एक वोट गरीब का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम जनता, सभी लोग वोट डालते हैं तो सबके वोट एक वोट लिए जाते हैं। वन वोट वन मैन वन वैल्यू, सबके वोट का वैल्यू बराबर। तो वोट के संदर्भ में साथियों हम बराबर हो गए, लेकिन हमें भी ये सोचना होगा कि वोट के मामले में तो हम बराबर हो गए, जमीन के मामले में हम बराबर क्यों नहीं? किसी के पास हजारों एकड़ जमीन आज भी इस देश के अंदर, लोकतंत्र लागू है, जब संविधान लागू हो गया तो राजा खत्म, ये शब्दों में, लेकिन आज भी राजा जिंदा है, आज भी राजा जिंदा, स्टेट जिंदा, हजारों एकड़ जमीन उनके पास। और जो खेत में काम करने वाला आदमी है, जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो खेत को बंजर को भी उपजाऊ बनाने वाला आदमी है, उसके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। ये कितनी बड़ी असमानता है, इस पे हमें बात साफ करना। और जमीन क्यों नहीं बटी, ये भी सवाल है। जमीन बांटने की जिम्मेदारी सरकार की। बहुत सारे लोग, हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक बड़ा मुहिम चला, और आप सभी साथी, आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोग आंदोलन खड़ा किए और जेल भी, हम खुद 22 दिन जेल रहे गोरखपुर, मानी दारापुरी साहब भी जेल रहे, या गुनाह जेल हम लोगों ने। आरोप क्या था कि हम जमीन मांग रहे थे। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन, मजदूर लोग हैं, उन हर परिवारों को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। हमने हवा में बात नहीं कही थी। 1 एकड़ जमीन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बगल का राज्य तेलंगाना, हमके सियाल की सरकार थी, वहां की सरकार अभी पिछले 2 सालों में 3 एकड़ जमीन वहां की सरकार ने दिया। जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, जमीन खरीद करके दिया। हम जमीन किसी की छीनने की भी बात नहीं। जब तेलंगाना की सरकार 3 एकड़ जमीन दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिया जा सकता? जबकि आज भी यहाँ कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे राजा रजवाड़े परिवार हैं, तो आज भी उनके पास हजारों एकड़ जमीन, राजा सोहरनगढ़, राजा बलरामपुर, राजा मासी, राजा और तमकुही, राजकोट, तमाम राजा हैं। और जहां भी राजा रहते हैं वहां गरीबी रहती है। जिस इलाके में राजा रजवाड़े ज्यादा रहे वहां गरीबी ज्यादा है। तो साथियों, वोट के मामले में हम बराबर हुए, लेकिन जमीन के मामले में हम बराबर नहीं हुए। ये जिम्मेदारी जमीन बांटने की किसकी थी? सरकार की। और सरकार पर हमने दबाव नहीं बनाया। सरकार सुनेगी कैसे? हम 2-4-10 लोग खड़ा होकर के बात कर लेंगे तब नहीं सुनेंगे, लेकिन 10 लोगों की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन 10 लाख लोग अगर सड़क पर खड़ा हो जाए, अगर 10 लाख लोग एक साथ उतर जाए, तो आप बता दीजिए ना कि कौन ऐसी सरकार है जो आपकी बात सुनेगी? सरकार के अंदर जब डर पैदा होगा तब ना आपकी बात सुनेगी। लेकिन सरकार को हमने डराया ही, हमने आज तक जमीन मांगा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं साफ साफ कि हमको जमीन दो। वो हमें जमीन, चूंकि हमारा हक है, अगर जमीन मिल गया होता तो हमारी बहन बेटियों की आबरू रात के 12 बजे लुटी लाती। और ज्यादातर बलात्कार गांव में कहाँ होता है? वो खेत में होता है, और उसके खेत में होता है, खेत किसी और का, बेटी किसी और की। क्यों उसके खेत में गई? कटिया करना था, सुहनी करना था, उसके खेत में जाकर के गैया के लिए घास निकालना था, और मौका देकर के जमींदार के लड़के ने उसके साथ रेप किया। अगर उसका अपना खेत होता, उसकी अपनी जमीन होती, तो वो बेटी उसके खेत में, उसके जमीन में नहीं जाने के लिए मजबूर है, तो उसका रेप नहीं होता। अपनी जमीन होती तो हम मजदूर नहीं मालिक है,
10 मिनट पहले अगर जाने लगे करे तो टाइम हो गई, लेकिन वही अगर मालिक की हैसियत से रहे, उसकी स्थिति मजबूत रहे, तो उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाए। और हम लोग गांव के रहने वाले लोग बचपन में देखा 12 बजे रात को हमारी बहन बेटियों को कटिया के नाम पे, खेती के दौरी के नाम पे हमारे पूर्वांचल में बोला जाता था कटिया दौरी। 12 बजे रात को कटिया और दौरी कराया जाता था। जिनके पास 10-20 बीघा खेत होता था, हमारी बहन बेटियों को अपने खेतों में बुलाते थे और 12 बजे रात को उस दौरी के आड़ में, उस कटिया के आड़ में उनका रेप किया जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं, व्यक्ति बचा होगा, परिवार का सदस्य, परिवार नहीं बचा होगा। जरूर एक महिला के साथ रेप हुआ, लेकिन मजबूरी क्या थी? वो मां बहन हमारी अगर घर में बोलती, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बातें सामने आ जाए, वो मजबूरी क्या थी? वो कह नहीं सकती थी घर में, क्योंकि अगले दिन मजदूरी नहीं मिलती, और मजदूरी नहीं मिलती तो हमारे बच्चे भूखे रह जाते। वो बच्चों की मौत, भूख से बच्चे मर न जाए, इस डर के नाते हमारी बहन बेटियों ने आवाज नहीं उठाई। अगर जमीन होती हमारी, तो हमारी बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होता। अगर जमीन होती तो अस्थायी रोजगार होता, सरकार सबको नौकरी नहीं करेगी। अगर जमीन, 1 एकड़ जमीन अगर एक परिवार को मिल जाए साथियों, तो सिंपल सी बात कि एक परिवार अपनी जमीन पर काम करके, मेहनत करके इतना अनाज पैदा करेगा कि उसके घर के बच्चे खाएंगे भी, और साग सब्जी पैदा करेगा, मार्केट में बेचेगा। और बात साथियों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि निराला जी जमीन की बात कर रहे हैं तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्यों होगी? पूरे देश के अंदर सरकार हाईवे बना रही, सड़क बना रही, 4 लेन बना रही, 6 लेन बना रही है। तो जब सरकार 6 लेन बना रही है, 4 लेन बना रही है, रोड बना रही है, पूरे देश भर में लाखों एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर रही है। तो एक्वायर करके तो जमीन छीनती थोड़ी है। रास्ते में जिसका जमीन उनके नक्शे में पड़ता है, उनको सरकार मुआवजा देती है और सर्किल रेट का 4 गुना अधिक दाम देती है। तो जिसका उस रोड में जमीन पड़ जाता है, इतना ज्यादा पैसा पाता है, वो खुश हो जाता है। बल्कि बगल वाला जिसका जमीन नहीं पड़ा, वो सोचता है, जुगाड़ लगाता है कि मेरा भी जमीन उसमें पड़ जाए। तो सरकार अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन जब देश के अंदर सरकार खरीद करके रोड बना सकती है, तो गरीबों को बांटने के लिए सरकार जमीन खरीद करके क्यों नहीं बांट सकती है? बहुत सिंपल सी बात है। आप बंद करो फ्री का नाज, हम अपना अधिकार मांगना भिखारी थोड़ी है, हमको भीख नहीं चाहिए। आप फ्री की योजना चला रहे, हमको फ्री की कोई योजना नहीं चाहिए। हमको 1 एकड़ अगर जमीन मिल जाए तो हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं, सरकार हमको 1 एकड़ जमीन दे और हर महीने 10 किलो अनाज हम सरकार को टैक्स के रूप में दे सकते हैं, लेकिन जमीन हमारी होना चाहिए, पट्टे की नहीं, बल्कि हमारी सरकार हमें रजिस्ट्री करे वो जमीन, हमें जमीन का मालिक बनाए। ये हमारी जरूरत है। जमीन से हमारा स्वाभिमान साथियों मजबूत हो सकता है। नौकरी की सवाल ये सरकार कुछ बोलती नहीं है। अभी हमारे साथी आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नौजवान MBA करके, बड़ी डिग्रियां लेकर के उसको 5,000 6,000 में उसका शोषण किया जाता है। और 6 लाख पद इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में वैकेंसियां खाली हैं। हमें सीधी बात करनी पड़ेगी कि सरकार 6 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाले, उन 6 लाख में 50% अगर अपर कास्ट हो जाएगा तो 50% दलित और बैकवर्ड के खाते में जाएगा। तो नौकरी मिलेगी, आर्थिक समृद्धि रहेगी, तभी हम शोषण को रोक पाएंगे। जमीन मिलेगी, हम मजबूत होंगे जमीन से, तभी हम शोषण से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन ये बात हम सरकार से मनवा सकते हैं। मनवाना कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम। और सरकार पे अगर हम दबाव बनाए, किसान आंदोलन तो उदाहरण है ना, लोग कहते थे बड़ी क्रूर सरकार, कभी झुकती नहीं किसी सामने, किसी की बात मानती नहीं, लेकिन जनता सड़क पर आ गई,
तो सरकार ने सुना कि नहीं सुना? माफी मांगा, नाक रगड़ के माफी मांगा। तो हम भी अपने मुद्दों पर सरकार से माफी मंगवा सकते हैं और जनता को जनता का अधिकार दिला सकते। तारापुरी साहब गोरखपुर में आंदोलन में थे। लगभग लाखों की संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में। जब गोरखपुर कमिश्नरी को हम लोगों ने घेरा, गोरखपुर को इसलिए घेरा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखपुर का रहने वाला और सरकार वहीं से चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में हफ्ते में 4 दिन रहते हैं, शायद ही 3 दिन लखनऊ में रहते हो, अन्य जगहों पे रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सरकार जब यहीं से चलाई जाती है तो हम सरकार को यहीं से घेरेंगे। जब हम लोग लाखों लोगों को लेकर के सड़क पर उतर गए साथियों, तो पूरा प्रशासन हिल रहा, पूरा प्रशासन कांप रहा था। और बात नहीं थी कि सामने से आके मार कर, उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। लेकिन उस आंदोलन की कामयाबी देखिए, उस आंदोलन की मजबूती देखिए। ठीक है, उन्होंने हमें गिरफ्तार किया धोखे से, हम 22 दिन जेल रहे, लेकिन उस आंदोलन का चमत्कार, उस आंदोलन की ताकत, उस आंदोलन का परिणाम देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने मजबूर किया। वो मजबूर हो गए। 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं लगा, 7 दिन से ज्यादा नहीं लगा। मुख्यमंत्री गोरखपुर में जाते हैं, चंपा देवी पार्क में अपना सम्मेलन करते हैं। उस सम्मेलन में ऐलान करते हैं कि हम 2 महीने के अंदर अंदर 1.25 करोड़ लोगों को जमीन दे देंगे। गोरखपुर बात किया। आप अखबार उठा के देखेंगे, 10 अक्टूबर के पहले जो बीजेपी के लोग, जो आरएसएस के लोग, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, जो भारत सरकार के लोग 10 अक्टूबर के पहले जमीन के सवाल पर बोलते नहीं थे, और 10 अक्टूबर के बाद देखेंगे तो लगातार 10 दिनों तक मुख्यमंत्री जहां भी गए वो सिर्फ यही बात बोलते रहे कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए बोलते रहे कि समझ में आ गया कि अगला जो आंदोलन है, जनता जागृत हो गई है, और जनता जब जागृत हो गई है तो निश्चित तौर पे हमारे सामने मुश्किल खड़ा होने वाला है। जो मुख्यमंत्री जमीन के सवाल पर सुनने के लिए नहीं तैयार, जो मुख्यमंत्री जमीन के सवाल पर बोलने के लिए नहीं तैयार, आप 10 अक्टूबर के पहले देखेंगे तो जमीन के सवाल पर एक भी बयान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद लगातार आप 10 दिन का आवाज उठाइए और देखिए मुख्यमंत्री जहां भी गए वो बोला, हमें मालूम है वो झूठ बोल रहा है, हमें मालूम है कि इतना आसानी से नहीं देंगे, हमें मालूम है कि वो जो आंदोलन की आग चल रही है उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना भी तो समझिए, हमने मजबूर कर दिया। वो ये नहीं कह पाए कि आंदोलन गलत है, वो ये नहीं कह पाए, लेकिन ये कहने की जरूर कोशिश किया कि आंदोलन सही है। और डीएम ने खड़ा होकर कहा कि बेसिक मांग है, आम जनता की जरूरत की मांग है। तो इसलिए साथियों, जब अगर हम कोई लड़ाई जीतना चाहते हैं तो बात हमको साफ करना पड़ेगा और एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा और जनता को अपने साथ लाना। अगर जनता हमारे साथ नहीं है, हम 200, 400, 500 लोग इकट्ठा होंगे तो सरकार हमको नहीं सुनेगी। लेकिन अगर हम 5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, अगर हम 10 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, अगर लाखों की संख्या में रहेंगे तो सरकार को मजबूर कर देंगे। सरकार कोई बड़ी नहीं होती, ये भ्रम है लोगों के दिमाग में, और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जो लगता है कि बहुत दूर है, बहुत ताकतवर है, वो बहुत डरपोक। अगर डरपोक नहीं होते, 20 दिन के लिए जेल भेजा और 22 दिन चिल्ला रहे हैं कि हम जमीन देंगे, जमीन देंगे। और अम्बेडकर जनमोर्चा का जो मांग पत्र है, उस पूरे मांग पत्र को ही वो पढ़ते रहे। जमीन के साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनकी फीस प्रतिपूर्ति, उनकी छात्रवृत्ति, और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको विदेश पढ़ने की व्यवस्था भेज दी जाए सरकार की तरफ से। वो उसी पर लगातार बयान करते हैं। तो इसलिए साथियों, आंदोलन, जन आंदोलन सबसे बड़ा होता है। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और यूपी एजेंडा के साथ हूं। यूपी एजेंडा की हर लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ करके पूरे अभियान को पूरी मदद करेंगे और आप सब लोगों को
मैं सामूहिक रूप से न्योता देता हूँ। आप सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग 29 जनवरी 2024, अभी इसी 29 जनवरी को हम लोगों ने चौरी चौरा जो शहीदों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, वहां से 5 लाख लोगों के साथ हम लोग जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। आइएगा, आंदोलन का हम नया इतिहास भी रचने जा रहे हैं। आंदोलन का यह हमारे चौथा चरण है। पहले चरण में 17 दिसंबर 2022 को आंदोलन किया था हमने। दूसरा चरण हमने 17 मार्च 2023 में आंदोलन किया था और तीसरा चरण हमने 10 अक्टूबर 2023 में किया था और चौथे चरण का जो ऐलान था वो 29 जनवरी 2024 को कर चुके हैं। लड़ाई अब आर पार की होगी, जमीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे साथियों। जय भीम, जय भारत। आप सब देखते रहे जनता खबर यूपी बिहार। साथियों,